तो दोस्तों चलिए हम लोग यूनिट 4 के चैप्टर 11 को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम राजनीतिक दल एवं दलीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो दबाव समूह समाज में विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे आयमंड एवं पावेल ने हितों के अभिव्यक्तिकरण यानी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के रूप में अभिव्यक्त किया है, जबकि राजनीतिक दल समाज में विद्यमान सभी के हितों को संचित एवं एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, जिसे आयमंड एवं पावेल ने हित समूहीकरण यानी इंटरेस्ट एग्रीगेशन का नाम दिया है। राजनीतिक दल का मूल उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति है अथवा सरकार का निर्माण करना है, लेकिन दबाव समूह सरकार को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। एक व्यक्ति एक साथ अनेक दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है, इसलिए दबाव समूहों की सदस्यता सर्वसमावेशी यानी इंक्लूसिव होती है, जबकि कोई व्यक्ति केवल एक राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, इसलिए राजनीतिक दलों की सदस्यता अनन्य यानी एक्सक्लूसिव होती। एडमंड बर्क के अनुसार दल समान विचारों के लोगों का एक ऐसा समूह है जो राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करता है। मैकाइवर के अनुसार राजनीतिक दल किन्हीं शासन सिद्धांतों अथवा नीति के समर्थन में संगठित संघ है, जो संवैधानिक उपायों द्वारा शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। गैटिल के अनुसार राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप से संगठित नागरिकों का समूह है, जो राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हैं तथा जो मताधिकार की शक्ति के द्वारा शासन पर नियंत्रण कर अपने सामान्य नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। दल की आधुनिक व्यवहारवादी परिभाषा। तो आधुनिक युग में दलों को समान लोगों का एक ऐसा संगठन माना जाता है जो शक्ति या सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। डेनियल एल्जार प्रमुख व्यक्ति हैं जो राजनीतिक दलों के यह व्यवहारवादी विश्लेषण करते हैं। राजनीतिक दल के उत्पत्ति के स्रोत। तो पहला है मानव स्वभाव, दूसरा परिवेश, तीसरा आर्थिक हित, चौथा विचारधारा, पांचवा धार्मिक एवं सांप्रदायिक भावनाएं। दलों की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल क्राइसिस। इस सिद्धांत के प्रमुख मान्यताकारों में पालोमबारा तथा माइनर वीनर है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश में ऐसी मूलभूत परिवर्तनकारी घटनाएं पाई जाती हैं जब शासन की वैधता पर सवाल उठता है, तब नागरिक सरकार में अपना विश्वास नहीं करते। इस संकट में दलों की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दल के रूप में उत्पत्ति इसी संकट का परिणाम थी। संस्थागत सिद्धांत यानी इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। तो इस सिद्धांत के अनुसार दलों की उत्पत्ति ब्रिटेन जैसे देशों में संसदीय संस्थाओं से हुई है, क्योंकि प्रारंभ में हाउस ऑफ कॉमन्स के दो दल के रूप में विकसित हुए। डुवर्जर ने ब्रिटेन में दल की उत्पत्ति को आंतरिक उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहा है, यानी इंटरनल ओरिजिन का कॉन्सेप्ट कहा है, क्योंकि दल का निर्माण संसद के अंदर से हुआ है। विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे समाज का आधुनिकीकरण होता है, इसके परिणाम स्वरूप इस आधुनिक औद्योगिक समाज में राजनीतिक प्रक्रिया के वाहक के रूप में दलों का विकास हुआ है। संख्या के आधार पर दलों के प्रकार। तो एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। विचारधारा के आधार पर दल, तो वामपंथी दल, दक्षिणपंथी यानी राइट विंग पार्टीज, फिर ये लेफ्टिस्ट पार्टी हैं, और ये मध्यम मार्गी दल यानी मिडिल पाथ वाली जो पार्टीज होती हैं वो, फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस भारत के संदर्भ में। इन्हें सेंट्रिस्ट पार्टी या सेंटर वाली पार्टी भी कहा जाता है। सेंटर इन द सेंस के लिए कि सेंटर में सरकार बनाती है। सेंटर मतलब अगर ये काइंड ऑफ पैमाना है तो लेफ्ट में लेफ्टिस्ट पार्टी आएंगी, राइट में ये राइट पार्टी आएंगी, और यहाँ पर कहीं ये सेंटर वाली पार्टी यानी जो ये मध्यम मार्गी वाली पार्टी आती हैं वो आती हैं। पढ़ते हैं इनका पूरा क्या मतलब है। दक्षिणपंथ यानी राइट विंग। तो समानता दक्षिणपंथ का आशय उस विचारधारा में है जो समाज में यथास्थिति की समर्थक होती है। तो ये स्टेटस को मेंटेन करने की पक्षधर होती हैं। यह विचारधारा समाज में विशेषाधिकारों का समर्थन करती है। इस विचारधारा में स्वतंत्रता एवं अधिकारों की बजाय समाज के स्वरूप को सोपानिक माना जाता है, यानी समाज का स्वरूप हायरार्किकल है। उदाहरण के लिए रूढ़िवादी, फांसीवाद और नाजीवाद इत्यादि। तो ये
एक्सट्रीमिस्ट है, राइट का भी एक एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म है। तो ये फांसीवाद, रूढ़िवाद, ये एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीम राइट में है ये। लेकिन जो फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, तो ये सेंटर राइट में आती है, सेंटर राइट में आती है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, मतलब फांसीवादी पार्टी है नहीं ना, तो ये बात है। वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट, इसका आशय प्रगतिशील विचारधारा से है। यह विचारधारा समाज में समानता को मुख्य मानती है, विशेषाधिकारों को नहीं। वामपंथी अधिकारों एवं स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं, उदाहरण के लिए उदारवादी एवं मार्क्सवादी इत्यादि। नोट: दक्षिण पंथ और वाम पंथ शब्द का इस्तेमाल सापेक्षिक रूप में किया जाता है, वस्तुगत रूप में नहीं, तो ये भी याद रखिए। भौगोलिक आधार पर दल: राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल। दलों के प्रकार, दलों के प्रकार यानी फंक्शन, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज: प्रतिनिधित्व स्थापित करना, विशिष्ट लोगों का चयन, लक्ष्य निर्धारण, हितों का एकीकरण एवं हितों का संचयन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन और इंटरेस्ट कंसोलिडेशन। समाजीकरण एवं लोगों को गतिशील बनाना, सरकार का निर्माण। दलों का वर्गीकरण, तो मॉरिस डुवर्जर का वर्गीकरण, दलों का वर्गीकरण मॉरिस डुवर्जर ने यूरोपीय दलीय प्रणाली के अध्ययन के आधार पर किया। मॉरिस डुवर्जर की अपनी रचना पॉलिटिकल पार्टीज, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट, पॉलिटिकल पार्टी, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट, ये 1963 में आती है। डुवर्जर के अनुसार निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करती। डुवर्जर ने कैडर एवं मास दलों यानी मास पार्टीज के बाद अंतर किया है। डुवर्जर ने पहले यूरोप में मैक्स वेबर से दलीय राजनीति के बढ़ते व्यवसायीकरण पर अपना विचार दिया है। तो डुवर्जर के पहले यूरोप में मैक्स वेबर ने दलीय राजनीति के बढ़ते व्यवसायीकरण पर अपना विचार दिया है। कैडर दलों की विशेषता बताते हुए डुवर्जर ने कहा है कि ये संरचनात्मक रूप में आसक्त होते हैं, विशिष्ट वर्ग केंद्रित होते हैं, तो इनका स्पेशलाइज्ड क्लास होता है। फिर विधायिका के बाहर इनका संगठन नहीं के बराबर पाया जाता है। कुछ विशेष व्यक्ति दल के लिए संसाधन एवं चंदा उगाहने का कार्य करते हैं, जिन्हें डुवर्जर ने कॉकस की संज्ञा भी दी है। कॉकस शब्द का अभिप्राय दल के विशिष्ट लोगों से है। अमेरिका में दलीय प्रणाली कैडर पार्टी या कॉकस के रूप में है। डुवर्जर के अनुसार कैडर दल मास दलों से अलग होते हैं, यानी मास पार्टीज, जो कैडर पार्टीज होती हैं वो मास पार्टी से अलग होती हैं। कोल्ले ने आधुनिक कैडर दल की विशेषता निम्नलिखित रूप में व्यक्त की है। पहला, व्यवसायिक नेतृत्व समूह का प्रभुत्व, व्यवसायिक नेतृत्व समूह का प्रभुत्व, यानी इसमें जो कमर्शियल एंगल होता है, कमर्शियल जो लीडरशिप होती है वो ज्यादा हावी होती है। शक्तिशाली और बृहद कार्यक्रम जिससे मतदाताओं के मत प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा, दल की संरचना को निर्मित किया जाता है, वह कुछ मात्रा में आंतरिक लोकतंत्र भी पाया जाता है। दल का लास्ट में है चौथा, दल का वित्तीय स्रोत सदस्यों के चंदे व दान से प्राप्त किया जाता है। फिर मास पार्टीज, तो डुवर्जर के अनुसार मास दल लगातार अपनी सदस्यता में वृद्धि करते हैं एवं दल अपनी शाखाओं में निरंतर वृद्धि करते हैं। दलों का मुख्य कार्य मतदाताओं के मध्य सदैव कार्य करना है। डुवर्जर के अनुसार मास पार्टी कैडर पार्टियों से श्रेष्ठ है, जैसे ब्रिटेन के मजदूर दल एवं रूढ़िवादी दल। फ्रांस एवं जर्मनी के दलों को भी मास पार्टी में सम्मिलित किया जा सकता है। अब चूंकि जो स्टडी है दोस्तों, फॉर एग्जांपल डुवर्जर ने जो स्टडी की है ये वेस्टर्न कंट्रीज पर की है, तो भारत में इसका अब मतलब भारत की पार्टियों को उदाहरण नहीं पाएंगे इसमें, तो ये बात है। भारत में वैसे इनके नियम बहुत ज़्यादा लागू भी नहीं होते, क्योंकि भारत में सब हौच पौच है। भारत में कहीं कोई किसके साथ भी कुछ भी सरकार बना सकता है, कोई बहुत मतलब ऐसा कोई रिजिड नियम नहीं है भारत में। भारत में कुछ भी चलता है, भारत में चलता है कल्चर, चलता है कुछ भी संभव है भारत में। डुवर्जर का संरचना के आधार पर दलों का विभाजन, डुवर्जर ने दलों का विभाजन संरचनात्मक रूप में इस प्रकार किया है। पहला, कॉकस दल, दूसरा शाखा दल यानी ब्रांच, दूसरा प्रकोष्ठ दल यानी सेल, तीसरा नागरिक दल यानी मिलिशिया। कॉकस दल, इसका अभिप्राय विशिष्ट लोगों के दल से है। फिर कॉकस दल केवल चुनाव में मतदाताओं के मत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इसलिए ये केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं। कॉकस दल। शाखा दल, ब्रांच पार्टी, ये डुवर्जर के अनुसार शाखा दल निरंतर अपनी सदस्यता विस्तार के लिए प्रगतिशील होते हैं, ये सदैव एक्टिव रहते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन एवं भारत में पाए जाने वाले दल, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, कांग्रेस, तो ये सदैव सक्रिय रहते हैं। फिर प्रकोष्ठ दल यानी सेल पार्टी, तो इनका आधार प्रक्रियात्मक होता है, यानी फंक्शनल होता है।
जैसे साम्यवादी दल अपने जनाधार एवं समर्थन के लिए मजदूरों पर निर्भर रहते हैं। सेल पार्टीज का वैचारिक आधार यानी प्रकोष्ठ दलों का वैचारिक आधार अत्यधिक सदृढ़ होता है। ये केवल चुनाव में विजय तक ही प्रयत्न नहीं करते हैं, विजय का ही प्रयत्न नहीं करते हैं, अपितु संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिस्ट पार्टीज, साम्यवादी दल। नागरिक सेना यानी सिविल आर्मी। तो डवर्जन ने इसमें फांसीवादी एवं नाजीवादी दलों को सम्मिलित किया है। दल का संगठन सैन्य प्रणाली जैसा होता है। दल के कार्यकरण का आधार सघन अनुशासन होता है। दल में प्रायः शक्ति पूजा एवं शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है। डवर्जन के वर्गीकरण की आलोचना। तो जर्मन विचारक मिचेल ने कहा है कि राजनीतिक दलों को वैचारिक आधार पर विभाजित करना तार्किक प्रतीत नहीं होता। उन्होंने जर्मन समाजवादी दल का उदाहरण देते हुए कहा कि यह श्रमिकों या सर्वहारा का दल नहीं है, बल्कि विशेषज्ञों पर प्रभावशाली लोगों का दल है। ब्रिटिश विचारक मैकेंजी ने मिचेल्स की मान्यताओं का समर्थन किया और उनके अनुसार ब्रिटेन में कार्य करने वाली लेबर पार्टी श्रमिकों का दल नहीं है। कर्चाइमर के द्वारा कहा गया कि वर्तमान में सभी राजनीतिक दल वैचारिक आधार पर विभाजित नहीं है, बल्कि ये समाज के सभी समूहों के मत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये कैच ऑल पार्टी, ये देखिए ये कैच ऑल पार्टी, इसलिए वर्तमान के राजनीतिक दलों के लिए कैच ऑल पार्टी का प्रयोग करना ज्यादा उचित है। तो ये मतलब जहां से जैसा मिल सके वैसा ये करना का प्रयास करती है। कैच ऑल पार्टी का प्रयोग करना ज्यादा उचित है, क्योंकि राजनीतिक दल सभी का मत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, न कि किसी समूह विशेष के मत पर निर्भर होते हैं। तो शुरू में जब बीएसपी बनी थी तो ये काइंड ऑफ दलितों की पार्टी थी, जो लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, उसकी पार्टी थी। लेकिन बाद में जो उनके लीडर थे, फॉर एग्जांपल कांसीराम जी और बाद में मायावती जी, तो इनको एहसास हुआ कि केवल एक विशिष्ट समूह के सहयोग लेकर ये सत्ता में नहीं रह सकते हैं ज्यादा समय तक। तब इन्होंने फिर सभी को सम्मिलित करने का प्रयास किया। तो पहले बीएसपी क्या नारा देती थी शुरू में, जब इसका स्थापना हुई थी 1985 में, कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। काइंड ऑफ तिलक यानी ब्राह्मणों को, तराजू यानी जो वैश्य समुदाय था ट्रेडर्स का, और तलवार यानी छतरी। तो ये काइंड ऑफ एक सिंबॉलिक अटैक था उनके ऊपर कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। लेकिन बाद में पता चला केवल एक दल के, इन दलितों के सपोर्ट भर से ये ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रह सकती। तो फिर एक काइंड ऑफ कैच ऑल पार्टी का कॉन्सेप्ट यहाँ भी आ गया। फिर क्या नारा हुआ कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो काइंड ऑफ सबको सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। तो ये इनकी विचारधारा बदलती रहती है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। फिर रिकर ने भी यह कहा है कि दलों के बीच गठबंधन का निर्माण सत्ता के बंटवारे, पावर शेयरिंग के आधार पर होता है, वैचारिक आधार पर नहीं। तो विचारधारा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। फिर दूसरा है सिगमंड न्यूमैन का वर्गीकरण। तो ये प्रतिनिधित्वकारी यानी रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड। प्रतिनिधित्ववादी दल की मूल विशेषताएं, ये जनमत को प्रकट करते हैं लेकिन इनका निर्माण नहीं करते। फिर प्रतिनिधित्ववादी दलीय व्यवस्था का उदाहरण अमेरिका के रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेट दलों को माना जा सकता है। प्रतिनिधित्ववादी व्यवस्था में दलों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक मत प्राप्त करना होता है। दलों के कार्यों का यह सैद्धांतिक आधार शुम्पीटर, एंथनी डाउन्स जैसे विचारकों ने माना, जिसके अनुसार राजनेता मूलतः शक्ति अर्जित करने वाले लोग हैं जो चुनावी सफलता के लिए कार्य करते हैं। एकीकृत दलों की विशेषता, तो इंटीग्रेटेड जो पार्टीज होती हैं उनका क्या विशेषता है? दलों का यह स्वरूप भारत एवं ब्रिटेन जैसे देशों में देखा जाता है। ये दल अपनी सदस्यता के विस्तार के लिए प्रयत्नशील होते हैं। ये दल सदैव सक्रिय रहते हैं, केवल चुनाव के समय ही नहीं बल्कि जनता को आंदोलित एवं प्रेरित करते रहते हैं। इनका मूल उद्देश्य जनता को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करके सत्ता प्राप्त करना होता है। फिर तीसरा है सार्टोरी का वर्गीकरण। तो सार्टोरी की रचना पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम 1976 में उन्होंने बहुदलीय व्यवस्था को वैचारिक आधार पर दो भागों में विभाजित किया। पहला उदारीकृत ध्रुवीय बहुलवादी व्यवस्था यानी मॉडरेट पोलराइज्ड प्लूरलिस्ट सिस्टम, मॉडरेट पोलराइज्ड प्लूरलिस्ट सिस्टम। सार्टोरी के अनुसार यह प्रणाली नॉर्वे व नीदरलैंड में पाई जाती है। इस प्रणाली में दलों के
दलों में वैचारिक विभाजन न्यूनतम होता है। ध्रुवीय बहुलवादी व्यवस्था, पोलराइज्ड प्लूरलिस्ट सिस्टम, यह फ्रांस, इटली एवं स्पेन जैसे देशों में पाया जाता है। इन देशों में दलों के मध्य वैचारिक आधार पर विभाजन पाया जाता है। सार्टोरी के अनुसार प्रतिस्पर्धी दलीय प्रणाली में दलों का महत्व सरकार के निर्माण की सफलता में देखा जाता है। सार्टोरी के अनुसार दल दो प्रकार के होते हैं, पहला जो सरकार का निर्माण करते हैं और दूसरा जो परिधि या छोर पर रह जाते हैं। चौथा है समकालीन विभाजन यानी कंटेम्पररी डिवीजन। स्ट्रॉम के विश्लेषण के आधार पर दलों में 3 प्रकार का विभाजन किया जा सकता है। पहला है नीति निर्माण करने वाले दल यानी पॉलिसी सीकिंग पार्टी, दूसरा है मत प्राप्त करने वाले दल वोट सीकिंग पार्टी, और तीसरा है कार्यालय प्राप्त करने वाले दल ऑफिस सीकिंग पार्टी। पेनी बियानको का वर्गीकरण, उन्होंने 2 प्रकार के दलों को स्वीकार किया है। वह दलों का विभाजन एक आदर्श प्रारूप है जो निम्न है। पहला द मास ब्यूरोक्रेटिक पार्टी, जो डिवर्जर के मास दल की भांति है, द मास ब्यूरोक्रेटिक पार्टी। दूसरा है चुनावी व्यवसायिक दल यानी इलेक्टोरल प्रोफेशनल पार्टी, कैडर पार्टी में आएगी। कार्ट्स एवं मेयर का विश्लेषण, तो 6वां है कार्ट्स एवं मेयर का विश्लेषण। उन्होंने कार्टेल पार्टी की संकल्पना दी। कार्टेल दल का अभिप्राय परंपरागत दल से भिन्न राज्य के एजेंट के रूप में किया जाता है। परंपरागत दल से भिन्न राज्य के एजेंट के रूप में किया जाता है। राज्य के द्वारा दलों का समर्थन किया जाता है, अतः दलों की भूमिका समाज एवं राज्य के मध्यस्थ की भांति नहीं होती। दलों का आधार पैसे पर चलने वाला प्रचार प्रबंधकीय क्षमता एवं कुशलता पर आधारित होता है। यह आम सदस्यों से प्रभावी रूप में नहीं जुड़ते। किरचाइमर का कैच ऑल पार्टी का कॉन्सेप्ट ये 1966 में आता है। तो पहला है कि किरचाइमर के अनुसार वर्तमान समय में दलों के मध्य विभाजन समाप्त हो गए हैं, जैसा कि पहले यह परंपरागत रूप में देखा जाता था। दूसरा है समकालीन युग में प्रत्येक दल सभी के मत प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा, इसलिए दलों के मध्य वैचारिक विभाजन न्यूनतम होता जा रहा है। चौथा, रॉबर्ट डाहल, लिप्सेट एवं डेनियल बेल के विचार भी कैच ऑल पार्टी से संबंधित हैं। पांचवा है कैच ऑल पार्टी का प्रभाव यूरोप एवं अमेरिका में रहा है। रॉबर्ट मैकेंजी ने अपनी रचना ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज 1955 है में पहला लेबर एवं कंजर्वेटिव दलों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। मैकेंजी के अनुसार दोनों की आंतरिक संरचना समान है, इसलिए लेबर दल एवं कंजर्वेटिव दल में कोई अंतर नहीं है जैसा कि समानता माना जाता है, इसलिए लेबर दल श्रमिकों का दल नहीं है। दूसरा, मैकेंजी के अनुसार संरचनात्मक रूप में दोनों में अंतर करना कठिन है। फिर लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली, तो लोकतांत्रिक देशों में प्रतिस्पर्धात्मक एवं प्रतियोगी दलीय प्रणाली यानी कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम पाया जाता है। मोरिस डिवर्जर ने चुनावी प्रणाली और एक दलीय प्रणाली के बीच एक संबंध कोरिलेशन स्थापित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार जिन देशों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया गया है वहां बहुदलीय प्रणाली ही स्थापित होगी। इसलिए ब्रिटेन में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जबकि स्कैंडिनेवियाई देशों यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली यानी लिस्ट सिस्टम का प्रयोग होता है। इसलिए इन देशों में सदैव बहुदलीय सरकार का निर्माण होता है। जर्मनी जैसे देशों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या सूची प्रणाली का मिला जुला प्रयोग किया गया है। लोकतांत्रिक देशों में यह माना जाता है कि विभिन्न प्रकार के समूहों के हित अलग अलग होते हैं, इसलिए अनेक दलों का निर्माण समाज में विद्यमान विभिन्न हितों को प्रकट करता है और विविधतापूर्ण बहुलवादी समाज में बहुदलीय व्यवस्था होना स्वाभाविक है। गैर लोकतांत्रिक देशों में केवल एक राजनीतिक दल को कार्य करने की अनुमति होती है, क्योंकि गैर लोकतांत्रिक देश यह प्रचारित करते हैं कि समाज का हित एक है, इसलिए अनेक दलों की आवश्यकता नहीं है। साम्यवादी देशों में प्रतिस्पर्धी दलीय प्रणाली नहीं पाई जाती यानी कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम नहीं पाया जाता। यह माना जाता है कि समाज के सभी व्यक्तियों को साम्यवादी विचारधारा के प्रति अपनी निष्ठा रखनी चाहिए। किन देशों में एक दलीय शासन पाया जाता है? चीन एवं क्यूबा में अभी भी एक दलीय शासन प्रणाली है। घाना में न्क्रुमा ने द कन्वेंशन पीपल्स पार्टी 1949 की स्थापना की। 12 जून 1949 बैंड 1966 में बैंड हो गई। रिफाउंडेड 29 जनवरी 1996। जायरे में मोबूतू पॉपुलर मूवमेंट मुख्य दल है।
कुछ देशों में लोकतंत्र का नया प्रयोग हो रहा है, जिसमें मालदीव प्रमुख है। मोहम्मद अन्नी नसीद इसके नेता हैं। मालदीव में द्वितीय मतपत्र प्रणाली, सेकंड बैलेट सिस्टम का प्रयोग किया गया है। भूटान में लोकतंत्र का नया प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ डीपीटी पार्टी प्रमुख है। म्यांमार में आंग सान सू की के दल का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1988 को होती है। और अब म्यांमार में जुंटा रूल आ चुका है दोस्तों, तो मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है और आंग सान सू की को आई थिंक आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है। बांग्लादेश में अवामी लीग की नेता शेख हसीना है। जिन देशों में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है, इंग्लैंड एवं अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली का सबसे बेहतर उदाहरण पाया जाता है। ब्रिटेन में लेबर एवं कंजर्वेटिव दल प्रमुख है। वर्तमान समय में इंग्लैंड में भी गठबंधन सरकार का प्रयोग हो रहा है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिकन दल प्रमुख दल हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है, टू पार्टी सिस्टम। श्रीलंका में भी टू पार्टी सिस्टम है। पहला श्रीलंका फ्रीडम पार्टी और दूसरा यूनाइटेड नेशनलिस्ट पार्टी। बहुदलीय शासन प्रणाली, तो इजराइल में लिकुड पार्टी एवं कदीमा पार्टी प्रमुख दल हैं। जर्मनी में इस दलीय व्यवस्था को विचारकों ने 2.5 दलीय व्यवस्था कहा, तो 2.5 पार्टी सिस्टम। बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, इटली, स्पेन, वर्तमान पाकिस्तान, वर्तमान समय में भारत में भी बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। एक दलीय प्रभुत्व शासन प्रणाली, तो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। तो 1967 के पहले भारत में कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व स्थापित था। जापान एक दलीय प्रभुत्व वाली प्रणाली का महत्वपूर्ण उदाहरण है। जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 1993 से पहले लगातार 38 वर्षों तक सत्ता में बनी रही। मेक्सिको में भी एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली पाई जाती है। पार्टिडो रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन का एक दलीय प्रभुत्व वर्षों तक विद्यमान रहा। यूरोपीय देशों में स्वीडन, जहां सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी 1951 से 93 तक लगातार सत्ता में कायम रही। इटली में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतिनिधित्व 1992 तक लगातार बना रहा। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली थी। विकासशील देशों में दलों की भूमिका दोहरी होती है। यहाँ दलों का कार्य समाज एवं सरकार दोनों का निर्माण लोकतांत्रिक पद्धति के साथ होता है। उदारवादी व्यवस्था में दलों के क्रियाकलाप, तो उदारवादी व्यवस्था में दलों की भूमिका मध्यवर्ती होती है, वो प्रतिस्पर्धी शासन प्रणाली पाई जाती है। ऐतिहासिक रूप में पहले लोकतंत्र का प्रयोग हुआ, उसके पश्चात दलीय प्रणाली का विकास हुआ। जेफरसन जैसे अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने दलों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने दलों को विखंडनकारी एवं दुखद बढ़ावा देने वाला कहा। वे समाज की सत्ता में बाधक होते हैं, ऐसा जेफरसन मानते थे। स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक जे.एस. मिल ने दलों को व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सबसे बड़ी बाधा माना है। साम्यवादी देशों में दलों की भूमिका, साम्यवादी देशों में एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है क्योंकि समूचे समाज का हित एक ही माना जाता है। दल का समाज एवं सरकार दोनों पर नियंत्रण होता है। इसी के साथ दल का शिक्षा, संचार एवं अर्थव्यवस्था पर भी पूर्ण नियंत्रण होता है। विकसित एवं विकासशील देशों में दलों की भूमिका, तो विकासशील देशों में व्यक्तित्व आधारित यानी पर्सनालिटी बेस्ड राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। रजनी कोठारी ने अपनी रचना पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 में कहा कि भारत में अनेक व्यक्तियों ने राजनीतिक दलों का गठन किया और व्यक्ति की मृत्यु के बाद दल भी समाप्त हो गए। इसलिए विकासशील देशों में राजनीतिक दल के संगठन के बजाय व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता है। तो बीएसपी पहले कांसीराम जी थे, फिर मायावती जी आई। एसपी तो मुलायम सिंह यादव, फिर उनके पुत्र अखिलेश यादव जी। तो ये मतलब पार्टी काइंड ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड है। ऐसे ही आरजेडी को ले लीजिए, आरजेडी में लालू जी थे, फिर अभी तेजस्वी प्रताप है। तो ये पार्टी बेस्ड है। हालांकि अभी तो समाप्त नहीं हुए हैं ये, और लगता नहीं समाप्त होंगे। तो ये थोड़ा सा चलिए आगे देखते हैं। विकासशील देशों के लिए यह कहा जाता है कि यहाँ राजनीतिक दल तो हैं लेकिन दलीय प्रणाली नहीं है, क्योंकि यह सुनिश्चित रूप में कहना कठिन है कि किस समय कौन सी दल प्रणाली में विद्यमान रहेगी, है ना। मैंने पहले ही बताया था कि कुछ भारत में कुछ भी संभव है, कुछ भी, जबकि पश्चिमी विकसित देशों में दलीय प्रणाली विद्यमान है, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। पिछले सैकड़ों वर्षों से 2 दलीय प्रणाली विद्यमान है।
विकासशील देशों की गुटबाजी या दलबंदी, फैक्शनलिज्म की समस्या एवं दल बदल, एंटी डिफेक्शन की समस्या गंभीर है और राजनीतिक दलों के सदस्य सदैव दल परिवर्तन करते रहते हैं, जबकि विकासशील देशों में यह समस्या नहीं है। विकसित औद्योगिक देशों में दलों का स्वरूप लोकतांत्रिक हो गया है, जबकि विकासशील देशों में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। विकासशील देशों में राजनीतिक दल का निर्माण अभी भी जाति, धर्म, नजाति पहचानों पर आधारित है, जबकि विकसित उत्तर औद्योगिक एवं उत्तर भौतिकवादी समाजों में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन पार्टी का निर्माण हो रहा है। इसमें दलों की भूमिका सत्ता एवं सरकार के निर्माण के साथ समाज के आधुनिकीकरण एवं सामाजिक कल्याण के यंत्र के रूप में भी प्रयुक्त होती है। विकासशील देशों में अभी भी दलों की वैधता स्थापित नहीं हुई है। विकासशील देशों में अभी भी दलीय व्यवस्था संक्रमण कालीन स्थिति में है, इसलिए कहीं एक दल प्रणाली तो कहीं द्विदलीय प्रणाली तो कहीं बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। विकासशील देशों में दल व्यक्ति केंद्रित होते हैं, संगठन एवं विचारधारा द्वितीयक होता है। दल विरोधी राजनीति तो 1960 से 70 के दशक में यूरोपीय देशों में दल विरोधी राजनीति का जन्म हुआ। लोगों के अनुसार दलों में विशिष्ट वर्गों की स्थिति प्रभावी एवं दल गुटतंत्र के शिकार हैं। आधुनिक जटिल समाजों का नियंत्रण एवं समस्याओं का समाधान दलों के द्वारा नहीं किया जा सकता। दल केवल सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। परिणाम स्वरूप यूरोप में सामाजिक आंदोलन का जन्म हुआ। मोज़ैक ओस्ट्रोगोर्स्की के अनुसार राजनीतिक दलों में वरिष्ठ एवं विशिष्ट व्यक्तियों की भूमिका निर्णायक तथा आम सदस्यों की भूमिका सदैव गौण होती है। ओस्ट्रोगोर्स्की ने अपनी रचना डेमोक्रेसी एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वॉल्यूम 1 1902 में कहा कि दलों में आम कार्यकर्ता का दल पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनके अंतर्गत उन्हें समूह एवं संगठन के निर्माण का अधिकार भी प्राप्त होता है। इसलिए दबाव समूह का निर्माण लोकतांत्रिक देशों में स्वाभाविक है और समाज में अनेक प्रकार के समूह भी विद्यमान होते हैं। इसलिए दबाव समूह भी अनेक प्रकार के होते हैं और सरकार पर दबाव डालकर ये सरकार की नीतियों को परिवर्तित करना चाहते हैं या अपने पक्ष में नीतियों के निर्माण के लिए दबाव का प्रयोग करते हैं। अमेरिकी संविधान निर्माताओं जैसे जेफरसन मेडिसन ने दबाव समूहों को अत्यधिक सकारात्मक माना। इसके द्वारा समाज में शक्ति का विकेंद्रीकरण बना रहता है, इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो जाती है। दबाव समूहों की राजनीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के बिल्कुल प्रतिकूल है, क्योंकि दबाव समूह के बीच निरंतर संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विद्यमान होती है। इसके द्वारा ये राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जबकि मार्क्सवादी समाज केवल दो वर्गों को मानते थे और समाज में विद्यमान संघर्ष को ही समाप्त कर देना चाहते थे। फिर दल समूह राजनीतिक व्यवस्था में भाग नहीं लेते, अपितु इसे प्रभावित करते हैं। दल समूह स्थायी होते हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। मायरन वीनर के अनुसार दबाव समूह व्यक्तियों का ऐसा ऐच्छिक समूह है जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर होते हैं और जो सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, नामांकन, प्रशासन एवं नीति इत्यादि को अपने अनुसार प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ओवी के अनुसार हित समूह ऐसे असार्वजनिक संगठन हैं जिनका निर्माण सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। ये समूह प्रत्याशियों के चयन एवं सरकार के व्यवस्थापन के उत्तरदायित्व की अपेक्षा सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करके अपना हित साधना चाहते हैं। फाइनर के अनुसार दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य का निर्माण करते हैं। तो ये इनविजिबल एम्पायर्स होते हैं। कौन? इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप। हित समूह, दबाव समूह एवं दल में विभेद। तो इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप और दल में क्या विभेद होता है? दल का मूल उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति या सरकार का निर्माण करना है, जबकि दबाव समूह सत्ता को प्रभावित करते हैं जिससे उनके पक्ष में नीतियों का निर्माण किया जा सके। एक व्यक्ति कई दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है, जबकि एक व्यक्ति केवल एक ही दल का सदस्य हो सकता है। इसलिए दलों की सदस्यता अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव होती है, जबकि दबाव समूह अंतःवर्जी होते हैं यानी इंक्लूसिव होते हैं। इनमें कोई भी आ सकता है और एक से मतलब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है। दल समूहों का मुख्य कार्य हितों का संचयीकरण है। तो ये जो दल होते हैं ये इंटरेस्ट एग्रीगेशन का काम करते हैं, सबका इंटरेस्ट संचय कर लेते हैं, जबकि दबाव समूहों का कार्य हितों का
अभिव्यक्ति करना होता है, हितों की अभिव्यक्ति करना होता है, तो ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम करते हैं, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम करते हैं। कौन? प्रेशर ग्रुप। दबाव समूहों का सैद्धांतिक आधार, तो थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। तो आर्थर एफ बेंटले ने अपनी रचना द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट कोलन अ स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर 1908 में समूहों का व्यवस्थित अध्ययन किया। बेंटले के अनुसार राजनीतिक प्रक्रिया की मूलभूत समझ के लिए समूहों का अध्ययन आवश्यक है। बेंटले के अनुसार जहां समूहों का पर्याप्त महत्व है वहीं सभी का महत्व है। इसके अलावा ग्राहम बालास एवं नॉर्मन एंजल ने भी समूहों के अध्ययन पर बल दिया है। समूहों का अध्ययन करने वाले विचारकों को नव व्यक्तिवादियों की संज्ञा दी जाती है, तो नियो इंडिविजुअलिस्ट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने समूहों के माध्यम से व्यक्तियों की रक्षा का प्रयास किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात डेविड ट्रूमैन ने अपनी रचना द गवर्नमेंटल प्रोसेस कोलन पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड पब्लिक ओपिनियन 1951 में राजनीतिक प्रक्रिया में समूहों के अध्ययन पर बल दिया। पहली बार समूहों का आनुभविक अध्ययन रॉबर्ट डहल ने एवं नेल्सन पाल्सबाई द्वारा किया गया। रॉबर्ट डहल के अनुसार सभी सक्रिय एवं वैधानिक समूह नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हैं। लॉबिंग क्या होती है दोस्तों? लॉबिंग तो यह दबाव निर्माण की एक पद्धति है जो मूलतः अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिकी सीनेट के सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न किया जाता है, इसलिए इसे लॉबिंग कहते हैं। लॉबिंग का प्रयोग केवल विधायिका पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। दबाव समूहों के पक्ष में तर्क या लाभ, तो यह प्रतिनिधित्व को ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं व उन हितों को ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं जिन्हें राजनीतिक दल उपेक्षित कर देते हैं। ये मतदाताओं को शिक्षित करते हैं, सार्वजनिक नीतियों निर्माण में सहायक हैं क्योंकि ये समूह परिचर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन व बहस को बढ़ावा देते हैं। ये सरकार की शक्ति को नियंत्रित करते हैं, इसलिए स्वतंत्रता की वृद्धि करने में सहायक है। परिणाम स्वरूप एक स्वस्थ नागरिक समाज का निर्माण होता है। दबाव समूह सरकार व लोगों के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं, अतः राजनीतिक स्थायित्व में वृद्धि होती है। दबाव समूहों के विपक्ष में तक क्या तर्क है? तो एस.ई. फाइनर ने दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य यानी इनविजिबल एम्पायर की संज्ञा दी है। दबाव समूह राजनीतिक विषमता में वृद्धि करते हैं क्योंकि दबाव समूहों की पहुंच वित्तीय, शैक्षिक और संपत्तिशाली व्यक्तियों तक आसानी से होती है। ये विखंडनकारी होते हैं यानी ये डिविसिव होते हैं क्योंकि समाज में विशेष हितों का संरक्षण करते हैं व आम हित में वृद्धि का प्रयास नहीं करते। ये असंवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हैं व जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। ये नीति निर्माण को अत्यधिक संकुचित एवं संकीर्ण बना देते हैं जिससे आम जनता का इन विषयों पर प्रभाव कम हो जाता है। ये समाज के शासन में बाधा उत्पन्न करते हैं क्योंकि अपने हितों के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। दबाव समूहों का वर्गीकरण, तो आमंड एवं पावेल के अनुसार दबाव समूहों के निम्नलिखित रूप हैं। पहला संस्थात्मक दबाव समूह यानी इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप। संस्थात्मक दबाव समूह इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप, ये दबाव समूह सरकार या संस्थाओं के भाग होते हैं, तुलनात्मक रूप में ज़्यादा अनौपचारिक होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलना में अधिनायकवादी व्यवस्था में ये ज़्यादा प्रभावी होते हैं। नौकरशाही एवं सैन्य व्यवस्था के सदस्य इस दबाव समूह के भाग हैं। साहचर्यात्मक दबाव समूह यानी एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, तो एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप अत्यधिक औपचारिक होते हैं, तो वो ज़्यादा फॉर्मल होते हैं। ये दबाव समूह द्वितीयक सामाजिक समूह कहलाते हैं। इनका निर्माण व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए करते हैं, अतः ये जन्म के आधार पर निर्मित नहीं होते। एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप पूरे विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली है। एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप में व्यवसायिक संगठन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर तीसरा है सांप्रदायिक या गैर साहचर्यात्मक दबाव समूह यानी नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, तो इन समूहों का निर्माण जन्म, जाति एवं धर्म के आधार पर होता है। ये जनजातीय या नजातीय समूहों से संबंधित होते हैं। गैर यानी नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप विकासशील देशों में ज़्यादा प्रभावी होते हैं। नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप इटली एवं आयरलैंड जैसे विकसित देशों में भी अत्यधिक प्रभावी है। चौथा है
प्रदर्शनात्मक दबाव समूह यानी एनोमिक प्रेशर ग्रुप। ये दबाव समूह अकस्मात एवं अचानक उत्पन्न होते हैं, वह समस्याओं के समाधान के पश्चात विलुप्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल अनौपचारिक इनफॉर्मल होते हैं। फ्रांस जैसे विकसित देशों में भी एनोमिक प्रेशर ग्रुप अधिक सक्रिय हैं। तो दूसरा है कार्ल फेडरिक का वर्गीकरण। तो फेडरिक ने दबाव समूह का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया है। पहला सामान्य दबाव समूह यानी जनरल प्रेशर ग्रुप, दूसरा है स्पेशल यानी विशिष्ट प्रेशर ग्रुप। फिर तीसरा है जीन ब्लॉन्डेल का वर्गीकरण। पहला है सांप्रदायिक दबाव समूह यानी एनोमिक प्रेशर ग्रुप, सॉरी ये नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप है। तो नॉन एसोसिएशनल या कम्युनल प्रेशर ग्रुप। दूसरा है प्रथागत दबाव समूह यानी कस्टमरी प्रेशर ग्रुप। तीसरा है संघात्मक यानी फेडरल प्रेशर ग्रुप। चौथा है संरचनात्मक प्रेशर ग्रुप यानी प्रोटेक्टिव प्रेशर ग्रुप, संरचनात्मक प्रेशर ग्रुप। दूसरा उत्थानात्मक प्रेशर ग्रुप यानी अपलिफ्ट प्रेशर ग्रुप। चौथा है रॉबर्ट सी बोन का वर्गीकरण। बोन ने सामान्य प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर दबाव समूहों को 2 भागों में बांटा है। पहला परिस्थिति जन्य समूह यानी सिचुएशनल प्रेशर ग्रुप। ऐसे दबाव समूह अपने सदस्यों की रक्षा एवं सुधार से संबंधित होते हैं तथा ये प्रकृति से विशिष्ट होते हैं। दूसरा है अभिवृत्त जन्य समूह यानी एटीट्यूडनल प्रेशर ग्रुप। ये समूह कम से कम समय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को मजबूर करने का प्रयास करते हैं। मोहिल डुवर्जर द्वारा किया गया वर्गीकरण। तो अनन्य दबाव समूह यानी एक्सक्लूसिव प्रेशर ग्रुप। तो ये ऐसे दबाव समूह हैं जो तैव कार्य करते हैं, वे अनन्य दबाव समूह कहलाते हैं, जैसे साहचर्यात्मक दबाव समूह यानी एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप। आंशिक दबाव समूह यानी पार्शियल प्रेशर ग्रुप, जो सदैव कार्य नहीं करते बल्कि किसी समय विशेष पर दबाव का प्रयोग करते हैं। मोहिल डुवर्जर आभासी या कृत्रिम दबाव समूह की चर्चा करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल और वर्चुअल प्रेशर ग्रुप। सामान्य वर्गीकरण। तो जनरल क्लासिफिकेशन क्या है? तो पहला है संकीर्ण दबाव समूह यानी नैरो प्रेशर ग्रुप। इन्हें संरचनात्मक दबाव समूह भी कहा जाता है। तो इन्हें प्रोटेक्टिव प्रेशर ग्रुप भी कहा जाता है, प्रोटेक्टिव प्रेशर ग्रुप। वह इनका मूल उद्देश्य केवल अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना है, इसलिए अमेरिका में इन्हें निजी दबाव समूह यानी प्राइवेट इंटरेस्ट ग्रुप भी कहा जाता है। एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप यानी साहचर्यात्मक दबाव समूह अधिकांशतः संकीर्ण दबाव समूह ही होते हैं। दूसरा है उत्थानात्मक दबाव समूह यानी अपलिफ्टमेंट प्रेशर ग्रुप। तो इन दबाव समूहों को अभिवृत्तात्मक यानी एटीट्यूडनल दबाव समूह भी कहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य पूरे समाज के हितों की रक्षा करना है। पर्यावरण की रक्षा के लिए निर्मित होने वाले दबाव समूह उत्थानात्मक यानी अपलिफ्टमेंट या एटीट्यूडनल दबाव समूह के उदाहरण है। तीसरा है आंतरिक दबाव समूह व बाध्य दबाव समूह यानी इंटरनल प्रेशर ग्रुप या कंपल्सरी प्रेशर ग्रुप। आंतरिक दबाव समूह का अभिप्राय शक्तिशाली दबाव समूहों से है जो सरकार तक अपनी सीधी पहुंच रखते हैं एवं सरकारी संस्थाओं में इनके प्रतिनिधि भी होते हैं, जैसे वाणिज्यिक संगठन। तो कमर्शियल कोई ऑर्गेनाइजेशन है। आंतरिक दबाव समूहों के उदाहरण है। बाध्य दबाव समूह का अभिप्राय, बाध्य यानी फोर्सफुल या कंपल्सरी दबाव समूह का अभिप्राय कमजोर समूहों की सीधी पहुंच सरकार तक नहीं होती, इन सदस्यों के प्रतिनिधि सरकार में नहीं होते, ना ही इनसे परामर्श किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शिक्षक संघ का सहारा नहीं लिया जाता, हालांकि इनसे कार्य बहुत लिया जाता है चुनावों में, लेकिन इनका कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता है। तो ये बाउंड प्रेशर ग्रुप होते हैं या कंपल्सरी प्रेशर ग्रुप। लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक देशों में दबाव समूह। तो दबाव समूह विश्व की प्रत्येक शासन प्रणाली में विद्यमान है, परंतु लोकतांत्रिक देशों में इनकी कार्य प्रणाली ज्यादा
प्रभावशाली एवं विविधतापूर्ण होती है और लोकतांत्रिक देशों में सभी प्रकार के दबाव समूह विद्यमान होते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों में संस्थात्मक यानी इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप ज्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज में या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में समूहों के निर्माण की स्वतंत्रता नहीं होती है, ना ही व्यक्तियों को प्रदर्शन करने की आजादी होती है। चीन जैसे साम्यवादी देशों में साम्यवादी दल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था पोलिट ब्यूरो विधवा समूह के रूप में कार्य करती है और चीन में सैनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी भी अपने लिए लॉबिंग का प्रयोग करते हैं। उन्नत औद्योगिक देश व विकासशील देशों में दबाव समूह तो विकसित यानी यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड उत्तर आधुनिक या उत्तर भौतिकतावादी, पोस्ट मटेरियलिस्ट या पोस्ट इंडस्ट्रियल हैं, जहां सभी देशों में शासन की प्रणाली लोकतांत्रिक है। इसलिए विकसित देशों में दबाव समूहों का निर्माण केवल अपने हितों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक भलाई के लिए भी किया जा रहा है। विकसित देशों में सार्वजनिक हित समूह यानी पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप का निर्माण किया जा रहा है, जिसके द्वारा वे पर्यावरण की रक्षा का प्रयास कर रहे हैं और समुद्री व्हेल फिश को बचाने में लगे हुए हैं। विकसित देशों में नॉन एसोसिएशनल यानी गैर सहचर्यात्मक दबाव समूह प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि समाज अत्यधिक विकसित हो चुका है, जबकि विकासशील देशों में अभी भी निर्जातीय पहचान यानी एथनिक आइडेंटिटी अत्यधिक प्रभावशाली है। समाज में धर्म एवं जाति का अत्यधिक महत्व है, इसलिए नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप गैर सहचर्यात्मक दबाव समूह प्रभावशाली रूप में कार्य करते हैं। विकासशील देशों में दबाव समूह व राजनीतिक दलों के बीच स्पष्ट अंतर बने हुए हैं। जैसा अमेरिका एवं जापान में केवल एक सैनिक संगठन है, जबकि भारत जैसे विकासशील देश में राजनीतिक दल एवं दबाव समूहों के बीच अंतर निर्भरता देखी जा सकती है, जहां प्रत्येक राजनीतिक दलों के द्वारा अपने दबाव समूहों का गठन किया गया है। दबाव समूह को निर्धारित करने वाले कारक, तो पहला है राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर। तो राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय लोगों का राजनीतिक प्रणाली के प्रति अभिवृत्ति या दृष्टिकोण, तो एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव क्या है लोगों का राजनीतिक प्रणाली पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, यही है पॉलिटिकल कल्चर। अमेरिका में दबाव समूहों को सकारात्मक माना जाता है व इन्हें लोकतंत्र के लिए सहायक भी माना जाता है, जबकि फ्रांस में दबाव समूहों को विघटनकारी एवं विध्वंसकारी माना जाता है। संस्थात्मक संरचना यानी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर यानी संस्थात्मक संरचना का अभिप्राय है कि सरकार की प्रणाली संघीय है या संसदीय। इसमें भी दबाव समूहों की कार्यशैली प्रभावित होती है। अमेरिका में संघीय व्यवस्था होने के कारण शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है, इसलिए अमेरिका में दबाव समूह बेहतर रूप में कार्य करते हैं, जब क्योंकि शक्ति के पृथक्करण एवं शक्ति के विभाजन से दबाव समूहों के लिए संस्थाओं तक पहुंचना आसान हो जाता है। तीसरा दलीय व्यवस्था यानी पार्टी सिस्टम। दलीय व्यवस्था के द्वारा भी दबाव समूहों का कार्यकरण प्रभावित होता है। एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था में दबाव समूह स्वाभाविक रूप में अशक्त होते हैं। बहुदलीय व्यवस्था में दबाव समूह ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। जिन देशों में दलों में संगठन एवं अनुशासन अशक्त होता है, वहां दबाव समूह ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। जैसे अमेरिका में दलों में अनुशासन का अभाव होता है, इसलिए वे वहां प्रभावी रूप में कार्य करते हैं। नव बहुलवादी तो नियो प्लूरलिस्ट, यह बहुलवाद का संशोधित रूप है। रॉबर्ट डाहल एवं चार्ल्स लिंडब्लॉम ने नव बहुलवाद की संकल्पना का निर्माण किया है। चार्ल्स ई लिंडबॉम की रचना पॉलिटिक्स एंड मार्केट द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम नवंबर 1977। पॉलिटिक्स एंड मार्केट द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम नवंबर 1977। नव बहुलवादियों ने नियो प्लूरलिस्ट ने समाज में अन्य समूहों की तुलना में वाणिज्यिक संगठनों को ज्यादा महत्व दिया। तो ये डिफॉर्म्ड पॉलियार्की का भी कॉन्सेप्ट देते हैं। कौन? रॉबर्ट डाहल। और यहाँ पर ये वाणिज्यिक संगठनों के यानी जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका ज्यादा महत्व होता है, उनके पास ज्यादा पावर होती है। नव उदारवाद एवं समूह, नियो लिबरलिज्म और प्रेशर ग्रुप क्या है? तो नव उदारवाद के प्रतिनिधि विचारक मैनकुर ओल्सन की रचना द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन पब्लिक गुड्स एंड द थ्योरी ऑफ ग्रुप्स 1965
तथा द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ नेशंस कोलन इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैगफ्लेशन एंड सोशल रिजिडिटीज 1982 है। नव उदारवादियों द्वारा सामाजिक समूहों और संस्थाओं को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। नव उदारवादी फ्री राइडर्स की संकल्पना में विश्वास रखते हैं। नव उदारवादी व्यक्ति एवं बाजार में पूर्ण विश्वास करते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति बाजारवादी व्यवस्था के माध्यम से कर सकते हैं। जेके गॉलरैथ ने इन्हें प्रतिसंतुलनकारी शक्ति कहा। वो काउंटर बैलेंस पावर का नाम देते हैं, काउंटर बैलेंसिंग पावर का नाम देते हैं। विकसित देशों में राज्य, तो विकसित औद्योगिक समाज उत्तर आधुनिक व उत्तर भौतिकतावादी समाज है और राज्य का स्वरूप लोकतांत्रिक है, जहां आम जनता की शासन में सक्रिय सहभागिता देखी जाती है। राज्य के द्वारा नागरिकों को कल्याणकारी सुविधाएं उच्च स्तर पर प्राप्त होती हैं और विकसित राज्य के समक्ष पर्यावरण, लैंगिक समानता, समलैंगिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार व प्रवासियों का मुद्दा सर्वाधिक प्रमुख होता है। आमंड एवं पावेल के शब्दों में विकसित देशों में सहभागी संस्कृति यानी पार्टिसिपेटरी कल्चर पाया जाता है। नागरिक समाज अत्यधिक प्रभावशाली होता है, इसलिए नव सामाजिक आंदोलन सदैव देखे जाते हैं, यानी कि न्यू सोशल मूवमेंट देखा जा सकता है। यदि वर्तमान में विकसित देशों में भी दक्षिणपंथी यानी राइटिस्ट अथवा राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा है। विकासशील देशों में राज्य, विकासशील देशों में अनेक प्रकार की शासन प्रणालियां विद्यमान है, इसलिए राज्य के स्वरूप भी अलग अलग होते हैं। विकासशील देशों में भारत को लोकतांत्रिक देश के मॉडल के रूप में स्वीकार किया जाता है, परंतु जाति, धर्म एवं जनजातीयता यानी इथनिसिटी की प्रमुखता के कारण राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सदैव मतभेद होता है। फिर प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय ने कहा है कि भारत जैसे देशों में राष्ट्र निर्माण के दो विचार हैं। पहला मेल्टिंग पॉट मॉडल, यहाँ मतलब इसका क्या है कि विविधताएं समाप्त हो जाती हैं, केवल एक पहचान बचती है। तो यहाँ पर विविधताएं समाप्त हो जाएंगी और केवल एक पहचान बचेगी। तो फॉर एग्जाम्पल भारत में बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर नॉर्दर्न इंडिया के लोग और सदर्न इंडिया के लोग। तो अगर मेल्टिंग पॉट मॉडल होता तो सभी आइडेंटिटी ब्लर हो जाती, ना तमिल मराठी तमिल आइडेंटिटी रहती, ना मराठी आइडेंटिटी रहती, सभी ब्लर हो जाती, केवल एक राष्ट्रीयता रहती, भारतीयता की राष्ट्रीयता। मेल्टिंग पॉट का कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न कंट्रीज में पाया जाता है, या यूरोप और अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में पाया जाता है, जहां पर आइडेंटिटीज अब ब्लर हो चुकी हैं। वहां पर इथनिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि माइग्रेंट के कारण चीजें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आदर्श रूप में देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका इसके उदाहरण है। लेकिन सलाद बाउल यानी सैलेड बाउल मॉडल विविधताएं मिलकर अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं और भारत के लिए सैलेड बाउल का विचार ज्यादा उपयुक्त है। तो भारत में विविधताएं अभी भी हैं। आपकी तमिल माइनॉरिटी मतलब तमिल आइडेंटिटी है, मराठी आइडेंटिटी है, फिर आपकी है ना भोजपुरी आइडेंटिटी, मतलब बहुत सारी आइडेंटिटी है। फिर असम में अलग आइडेंटिटी है, जनजातियों की अलग आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी अपना अस्तित्व बनाए हैं, विविधताएं डाइवर्सिटी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और वो आपस में कोएग्जिस्ट कर रही हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में नव औद्योगिक राज्यों का विकास हुआ है, जबकि पश्चिम एशिया में अभी भी धर्मतंत्र का शासन चलता है। ज्यादातर विकासशील देशों में उदारवादी आर्थिक प्रणाली अपना ली गई है। यद्यपि सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कल्याणकारी राज्य पर भी बल दिया जाता है। रचनाएं, तो लियोन डी इप्स्टीन, इनकी रचना क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, 1967 में। पॉलिटिकल पार्टीज इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, लियोन डी इप्स्टीन। कार्ड्स एंड मेयर, इनकी बुक का क्या नाम है? पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस कोलन अ डाटा हैंडबुक ऑन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, 1992। नेक्स्ट है ओटो किरचाइमर, इनकी बुक का क्या नाम है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन पार्टी सिस्टम, 1966 में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन पार्टी सिस्टम, ओटो किरचाइमर, यही कैंचवाल पार्टी कॉन्सेप्ट देते हैं। सिगमंड न्यूमैन टुवर्ड्स अ कंपैरेटिव सिस्टम ऑफ टुवर्ड्स अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, टुवर्ड्स अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, 1954 में इनकी बुक आती है। एल हार्मन जिगलर, इंटरेस्ट ग्रुप इन अमेरिकन सोसाइटी। सैमुअल एडवर्ड फाइनर, एनोनिमस एम्पायर,
कोलन आ स्टडी ऑफ लॉबी इन ग्रेट ब्रिटेन, स्टडी ऑफ लॉबी इन ग्रेट ब्रिटेन 1958। ग्राहम बालास ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1981, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स।